नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल लगभग हर घर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये है हमारे बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बढ़ती आदत। और कई मामलों में तो ये आदत लत का रूप ले चुकी है। ये एक ऐसी चुनौती है, आप देखिए, जो आज के डिजिटल दौर में थोड़ी चुपचाप लेकिन तेजी से फैल रही है। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है विकास सिंह का लिखा एक ब्लॉग पोस्ट। शीर्षक है इसका, मोबाइल फोन एडिक्शन इज डिस्ट्रॉइंग आवर चिल्ड्रन। हमारा इरादा यह है कि इस स्रोत से हम वो ज़रूरी बातें, वो खास नुक्ते निकालें जो हमें समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। आखिर बच्चों में ये निर्भरता पनपती कैसे है, उनके विकास पर, उनकी सेहत पर इसके असर क्या हो रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि इस लेख में बताया गया है, कि माता पिता के तौर पर कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं और देखते हैं कि लेखक क्या अहम बातें सामने ला रहे हैं। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक आदत कहना शायद इसे कम आंकना होगा। लेखक तो इसे एक साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं, मतलब एक खामोश महामारी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतनी धीरे धीरे और इतने सामान्य तरीके से हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती है कि जब तक इसके गंभीर परिणाम सामने नहीं आते ना, तब तक हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सिलसिला इस शुरू कैसे होता है? लेखक बताते हैं कि बच्चों का स्क्रीन से सामना बहुत ही छोटी उम्र में होने लगा है। कभी उनको बहलाने के लिए कार्टून लगा दिए, कभी कुछ सिखाने के नाम पर कोई ऐप पकड़ा दिया, या फिर थोड़े बड़े होते ही ये ऑनलाइन गेम्स और यूट्यूब वीडियोस, ये तो उनकी दुनिया का अहम हिस्सा बन जाते हैं। ये सब शुरुआत में तो बहुत मासूम सा लगता है ना, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये मासूमियत कब निर्भरता में बदल जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, और इसे खामोश महामारी कहने के पीछे एक और वजह जो लेखक के विश्लेषण में सामने आती है, वो ये है कि कई बार माता-पिता इसे आजकल की जरूरत समझ लेते हैं, या बच्चों को व्यस्त रखने का एक आसान तरीका मान लेते हैं, या कई बार तो लगता है कि ये सीखने का एक आधुनिक जरिया है। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि बच्चा धीरे-धीरे असल दुनिया की चीजों से कट रहा है, जैसे किताबों से दूरी, बाहर जाकर खेलने से, परिवार के साथ बैठकर बातें करने से। फोन उसकी पहली पसंद बन जाता है और सबसे ज्यादा समय उसी पर बीतता है। ये बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि खतरे की घंटे बजने तक अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। लेखक इसके कई गंभीर नकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। चलिए इनको थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चों की सेहत पर जो सीधे असर पड़ते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में क्या खास बताया गया है? देखिए, इसमें साफ लिखा है कि घंटों तक लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से बच्चों की आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, जिससे आंखें सूखना, जलन होना या नजर कमजोर होने जैसी दिक्कतें आती हैं। लगातार सिरदर्द की शिकायतें भी आम हो जाती हैं। और फिर जिस तरह बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हुए घंटों एक ही पोजीशन में बैठे या लेटे रहते हैं, उससे उनके पोस्चर पर, मतलब शारीरिक मुद्रा पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो आगे चलकर कमर दर्द या गर्दन दर्द की वजह बन सकता है। और एक बहुत ही चिंता की बात जिसका जिक्र है, वो है नींद के पैटर्न का पूरी तरह बिगड़ जाना। हाँ, ये नींद वाला मसला तो बहुत ही गंभीर है। स्रोत बताता है कि स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। ये वही हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। जब ये हार्मोन ठीक से नहीं बनता, तो बच्चों को ना सिर्फ सोने में दिक्कत होती है, बल्कि उनकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। नतीजा, बच्चे सुबह थके हुए उठते हैं, दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं और उनका कंसंट्रेशन भी बिगड़ता है। ये सिर्फ रात की नींद का सवाल नहीं है, ये उनके पूरे दिन की एनर्जी और व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और सेहत से जुड़ी एक और बात जो सामने आती है वो है शारीरिक निष्क्रियता। जब बच्चे घंटों फोन में लगे रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वे बाहर खेलने कूदने या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। सही कहा। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि शारीरिक गतिविधि की ये कमी बच्चों में मोटापे का एक बड़ा कारण बन रही है। लेकिन बात सिर्फ वजन बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। कम खेलने कूदने से बच्चों की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर रह सकती हैं, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी, उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिससे वो जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और जैसा कि लेखक इशारा करते हैं, ये शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से जुड़ जाती हैं,
या उन्हें बढ़ा देती हैं। ये दोनों पहलू एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर, ये शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। इस लेख में बताया गया है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग, जहां बच्चे लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या ऑनलाइन बुलिंग का शिकार होते हैं, उनमें एंग्जाइटी यानी चिंता, लो सेल्फ एस्टीम यानी कम आत्मसम्मान और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। वो एक तरह की वर्चुअल दुनिया में जीने लगते हैं जहां बाहरी दिखावा और दूसरों की वैलिडेशन ही सब कुछ बन जाती है। और लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाली तुलना करते हैं। वो बताते हैं कि जब इन बच्चों से फोन जबरदस्ती या कुछ समय के लिए दूर किया जाता है तो उनमें बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ध्यान न लगा पाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे किसी नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति में विड्रॉवल यानी नशा छोड़ने पर दिखाई देते हैं। क्या ये वाकई इतना गंभीर हो सकता है? लेखक का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है, ये इस बात का पक्का संकेत है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक निर्भरता बन चुकी है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। दिमाग उस उत्तेजना और तत्काल संतुष्टि का आदी हो जाता है जो फोन के इस्तेमाल से मिलती है, खासकर गेम्स और सोशल मीडिया से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे कहते हैं। जब वो उत्तेजना नहीं मिलती तो दिमाग एक तरह से नेगेटिवली रिएक्ट करता है। लेखक ये भी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा गेमिंग, खासकर जो हिंसक या तेज गति वाले गेम्स होते हैं, वो बच्चों में आक्रामकता बढ़ा सकते हैं, उनके मूड स्विंग्स यानी मिजाज में तेज उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं और उनमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, इमोशनल रेगुलेशन, उसको कमजोर कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम सिर्फ मनोरंजन समझ रहे हैं, वो बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर इतना गहरा असर डाल सकता है। अच्छा, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर पड़ने वाले असर पर। अकादमिक गिरावट के बारे में लेखक का क्या कहना है? जाहिर है समय तो बर्बाद होता ही होगा। हाँ, समय की बर्बादी तो है ही। लेखक साफ लिखते हैं कि जब बच्चे दिन का एक बड़ा हिस्सा, कई बार तो घंटों, गेम्स खेलने या सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, तो उनके पास पढ़ाई करने, होमवर्क पूरा करने या कुछ नया सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत कम समय और एनर्जी बचती है। लेकिन बात सिर्फ समय की कमी तक ही सीमित नहीं है। लेखक एक और गहरे मुद्दे की ओर इशारा करते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, अटेंशन स्पैन का कम होना। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखक के अनुसार लगातार छोटी-छोटी सूचनाओं, नोटिफिकेशंस और तेजी से बदलते कंटेंट के संपर्क में रहने से बच्चों का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान अवधि लगातार कम होती जा रही है। उनका दिमाग किसी एक चीज पर लंबे समय तक टिकने के लिए ट्रेन ही नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर उनकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। उनके लिए क्लासरूम में ध्यान देना, किसी पाठ को ध्यान से पढ़ना या किसी प्रॉब्लम पर गहराई से सोचना मुश्किल हो जाता है। और क्या इसका असर उनकी रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी पे भी पड़ता है? हाँ, लेखक इस पर भी बात करती हैं। उनका तर्क है कि जब बच्चों को हर चीज बनी बनाई रेडीमेड डिजिटल कंटेंट के रूप में मिल जाती है, चाहे वो वीडियो हो, गेम हो या जानकारी, तो उनकी अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास रुक जाता है। वे खुद से कुछ सोचने, कल्पना करने या समस्याओं के नए हल ढूंढने के बजाय स्क्रीन पर जो परोसा जा रहा है उसे ही बस कंज्यूम करने के आदी हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा कि लेखक समझाते हैं, तो ये सीधे तौर पर उनके संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और ओरिजिनलिटी जैसी जरूरी क्षमताएं शामिल हैं, जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत चिंताजनक तस्वीर उभर रही है। और इस कड़ी में आखिरी प्रभाव जिसका जिक्र लेखक करते हैं, वो है सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। ये अपने आप में एक विडंबना ही है ना? कि जिस तकनीक को दुनिया को जोड़ने का जरिया माना जाता है, वही बच्चों को उनके अपने परिवार और समाज से काट रही है। लेखक बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे आमने सामने की बातचीत कम होती जा रही है, फेस टू फेस इंटरैक्शन। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने या बातें करने के बजाय बच्चे अपने फोन में बिजी रहते हैं। दोस्तों के साथ बाहर खेलने या मिलने जुलने की जगह ऑनलाइन गेमिंग या चैटिंग ने ले ली है। वे अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया बना लेते हैं और कई बार उसी में ज्यादा सहज महसूस करते हैं बजाय वास्तविक दुनिया के लोगों और रिश्तों के। और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेखक के विश्लेषण के अनुसार इस सामाजिक अलगाव के कारण कई बच्चों में बुनियादी संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक से विकसित नहीं हो पाते। वे आमने सामने की बातचीत में झिझक महसूस करते हैं, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं।
उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता भी कम हो सकती है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में अक्सर भावनाओं की गहराई और बारीकियों का अभाव होता है। इसके अलावा वास्तविक दुनिया की छोटी बड़ी चुनौतियों और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए जरूरी आत्मविश्वास भी उनमें कम रह जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बच्चे वास्तविक सामाजिक कौशल नहीं सीखेंगे तो वे भविष्य में समाज में एक स्वस्थ और सक्रिय भूमिका कैसे निभा पाएंगे। ये सारे प्रभाव वाकई गंभीर हैं और हमें सचेत करते हैं। लेकिन जैसा कि हर समस्या के साथ होता है, समाधान भी होते हैं। चलिए अब इस ब्लॉग पोस्ट में सुझाए गए समाधानों पर बात करते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि समाधान फोन पर पूरी तरह से बैन लगाना नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में ये न तो प्रैक्टिकल है और न ही शायद पूरी तरह जरूरी, बल्कि जरूरत है संतुलन साधने की और कुछ स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की। तो लेखक क्या ठोस कदम उठाने की सलाह देते हैं? लेखक कई व्यवहारिक कदम सुझाती हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमाएं तय करना। बच्चों के मनोरंजन के लिए फोन या किसी भी स्क्रीन का उपयोग करने का एक निश्चित दैनिक या साप्ताहिक समय तय करना चाहिए, जैसे दिन में 1 घंटा या वीकेंड पर थोड़ा ज्यादा। और सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, जैसा कि लेखक जोर देती हैं, उस नियम का सख्ती से पालन करना और करवाना भी उतना ही जरूरी है। इसमें माता पिता की दृढ़ता और कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। दूसरा कदम जो सीधे तौर पे स्क्रीन टाइम कम करने में मदद करता है, वो है बच्चों को बाहरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। लेखक कहते हैं कि बच्चों को खेलने कूदने, पार्क जाने, साइकिल चलाने, कोई खेल सीखने या यहाँ तक कि बागबानी जैसे कामों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। ये गतिविधियां न सिर्फ उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि उन्हें स्क्रीन की आभासी दुनिया से निकालकर वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ती हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यस्त रखती हैं। तीसरा और एक बेहद प्रभावशाली कदम जिस पर लेखक काफी जोर देती हैं, वो है माता पिता का खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना। बच्चे नकल करके सीखते हैं और वे सबसे ज्यादा अपने माता पिता को ही देखते हैं। अगर माता पिता खुद हर समय फोन से चिपके रहेंगे, खाने की मेज पर भी फोन इस्तेमाल करेंगे या बच्चों से बात करते समय भी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखेंगे, तो वे बच्चों से फोन छोड़ने या कम इस्तेमाल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेखक का संदेश साफ है, बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। हमें अपने फोन उपयोग की आदतों के प्रति भी जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। चौथा सुझाव है घर में कुछ टेक फ्री जोन या टेक फ्री टाइम निर्धारित करना। लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर किसी भी सदस्य के लिए फोन का इस्तेमाल वर्जित हो, या फिर सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स, फोन, टैबलेट, टीवी बंद कर दिए जाएं। ये नियम न सिर्फ बच्चों को स्क्रीन से ब्रेक देंगे, बल्कि परिवार को एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने और बातचीत करने का मौका भी देंगे और रात को बेहतर नींद में भी मदद करेंगे। और पांचवा महत्वपूर्ण कदम है बच्चों को वास्तविक दुनिया के शौक मतलब हॉबीज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उसमें उनकी मदद करना। लेखक कहती हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें किताबें पढ़ने, चित्रकला या संगीत सीखने, किसी स्पोर्ट्स टीम में शामिल होने या यहाँ तक कि किसी सामाजिक कार्य या स्वयं सेवा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। जब बच्चे इन गतिविधियों में आनंद और संतुष्टि पाते हैं तो स्क्रीन पर निर्भरता अपने आप कम हो जाती है। ये शौक न सिर्फ उनका समय सकारात्मक रूप से बिताते हैं, बल्कि उनमें नए कौशल विकसित करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें स्क्रीन के बाहर भी खुशी और उपलब्धि का एहसास कराते हैं। तो इन सभी बातों को समेटते हुए इस ब्लॉग पोस्ट का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या उभरता है? लेखक बार बार यही कहती हैं कि फोन या तकनीक अपने आप में बुरे नहीं हैं। वे शक्तिशाली उपकरण हैं जिनके कई फायदे भी हो सकते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब हम, खासकर हमारे बच्चे, इन उपकरणों के गुलाम बन जाते हैं, जब उनका इस्तेमाल नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें मतलब माता पिता, शिक्षक और समाज के तौर पर इस खामोश महामारी के प्रति सचेत होने की तत्काल जरूरत है। लेखक हमें आगाह करती हैं कि हमें इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना सीखना होगा और समय रहते सही दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि स्थिति हाथ से निकल जाए। बच्चों का बचपन अनमोल है और उनका स्वस्थ विकास हमारी जिम्मेदारी है। इसे फोन की लत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेखक की अंतिम पंक्तियां वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। हर बच्चे को एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बचपन जीने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार हम उन्हें तभी दे सकते हैं जब हम उन्हें सिर्फ वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध में खोने देने के बजाय वास्तविक दुनिया की सुंदरता, उसके रिश्तों, उसकी चुनौतियों और उसके अवसरों की ओर मार्गदर्शन करें। संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल। और इस बातचीत के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, खासकर जब हम इस स्रोत से मिली जानकारी पर सोच विचार करते हैं। आज के इस तकनीकी युग में जहां डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटना संभव नहीं है, हम वो नाजुक संतुलन कैसे बना सकते हैं? कैसे हम बच्चों को डिजिटल दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार भी करें और साथ ही उन्हें इसकी अधिकता और नकारात्मक प्रभावों, जैसा कि लेखक ने विस्तार से बताया है, से सुरक्षित भी रखें? क्या इस संतुलन को साधने के लिए तकनीक के जिम्मेदार उपयोग और उसके प्रति एक क्रिटिकल सोच विकसित करने की शिक्षा देना, जिसे व्यापक अर्थों में डिजिटल साक्षरता या डिजिटल नागरिकता कह सकते हैं, क्या ये समाधान का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है? भले ही लेखक ने इन शब्दों का सीधे प्रयोग न किया हो, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।